हो तो, ताकि भैया को उस तरीके से हम बता सकेंगे। हाँ, भैया का जुड़ना हो गया है। जी, प्रणाम भैया। हरी है भैया। बात है ऐसा कि जैसे हम बाबा जी ने कहा कि कोई चीज ज्ञान अनुसंधान के अंतर्गत आती है और उसमें कोई निश्चित अर्थ रहता है, किंतु आगे वही जो है मानव जाति में रूढ़ हो जाती है। तो हमारे लिए भी रूढ़ न हो, हम उस अर्थ के साथ सार्थकता में बैठ सकें। इस जगह से आपका आज विशेष स्वागत है भैया। आज का दिन धन्यवाद भैया। आज का दिन बहुत अच्छा इस रूप में है कि बाबा जी का न सिर्फ जन्मदिन है, बल्कि बाबा जी ने इस दिन जो है अनुभव शिविर म- कराए थे या कराते रहे, और उसका निश्चित एक अर्थ था। हम सबके बीच आज तो नहीं है, लेकिन जो अर्थ था वो हम तक कैसे पहुंच सकता है, ये एक महत्वपूर्ण बात तो लगती है। तो हम सबके बीच बाबा जी ने अध्ययन, अभ्यास, अवधारणा जैसी बातें रखी हैं, और कई वर्षों से हम सब लोग अध्ययन में रत रहे हैं। तथापि अध्ययन का जो प्रमाण है, उस प्रमाण से मुझे लगता है या हम सभी को लगता है कि अभी भी हम संतुष्ट तो नहीं हैं। तो यह जो संतोष का लेवल है, जिसमें जिसके बारे में शब्दशः बाबा जी ने साक्षात्कार बोध अनुभव की बात कही है, उस जगह को आज तो हम कम से कम अपने लिए विश्वास के साथ कह पाने में अक्षम हैं। वहां तक की यात्रा में हमारे भीतर किन सूक्ष्मताओं पर ध्यान आकर्षण होने की आवश्यकता है कि अध्ययन का जिस जो स्वरूप बाबा जी ने हमारे लिए स्पष्ट कराया है, उस स्वरूप का हम उसमें प्रतिष्ठित हो सके, और आगे उसका प्रमाण भी हमारे हमारे में अ, विकसित हो सके। तो इस आशय से भैया आपका विशेष स्वागत है, और आज हम आपको सुनना चाहते हैं। जी भैया। सभी को नमस्ते। और अ, रमाशंकर भैया, बहुत धन्यवाद अ, मुझको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। सर्वप्रथम मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय नागराज जी बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करता हूँ। और देवघर परिवार और उत्सव पारा परिवार द्वारा ये जो सेशंस आयोजित किए जाते हैं उनके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। मैं स्वयं उनको अ, मतलब ज्वाइन करता रहा हूँ। और यहाँ पे जो संविधान के जो सेशंस हो रहे हैं और उससे पहले परमाणु के स्वरूप पर जो सेशंस हुए, वो मेरे लिए मतलब मैंने उन सभी को सुना और वो सभी बहुत ही अ, उपयोगी, सार्थक, मार्गदर्शक रहे हैं। तो अ, आपने मतलब बाबा जी के बारे में बात थोड़ा सा रख कि वो बाबा जी 1910 1920 से लेकर 2016 तक उनकी शरीर यात्रा रही। और एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी, अगर देखें, बहुत ही फास्ट जर्नी उनकी एक रही है। 1920 में जब उनका जन्म हुआ तो एक विश्व युद्ध हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी थी, है ना। तो ऐसा एक माहौल बना हुआ था। और पूरे विश्व में एक तरीके से साम्यवाद का जो है वो तेजी से फैल रहा था। उनके सारे मित्र भी साम्यवादी थे। उनका जो अ, जन्म था, एक वैदिक विचार में उनका जन्म हुआ था। उनका जो पालन पोषण जो है वैदिक विचार में हुआ था, लेकिन वैदिक विचार की रूढ़ियों से वो सहमत नहीं थे। अभी रमाशंकर भैया ने भी इस बात को रखा कि
ये भी रूढ़ी ना हो जाए, हम इस बारे में कैसे बेसिकली जागरूक रहें। तो एक चर्चा में मुझे याद है बाबा जी इस तरीके से बात को रखे कि वेद विचार में सब कुछ था, है ना, लेकिन क्या चीज मिसिंग रह गया, वहां पर तर्क नहीं जुड़ पाया। और तर्क नहीं जुड़ पाने की वजह से सारा जो कुछ भी बातचीत थी वो उपदेश विधि से ही होती रही। और उपदेश विधि से होने के कारण संवाद नहीं हो पाया, तर्क का नियोजन नहीं हो पाया, तो आगे नहीं बढ़ पाई बात। तो मतलब मुझे याद है बाबा जी उस डिस्कशन को, उस बात को कहते हुए रो पड़े थे कि ये जो है इतना लोग उसके ऊपर प्राण दिए हैं, और फिर उसके बाद में हम इस जगह पे पहुंचे हैं क्योंकि तर्क का नियोजन नहीं हुआ। तो अ, तो इस प्रकार से हमने, मतलब हम सभी बाबा जी की आगे की कहानी से हम परिचित ही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अंत में निश्चय ही किया कि इसके बॉटम तक जाना चाहिए, पूरी बात को खोज करना चाहिए। और अमरकंटक में वो साधना के लिए आए और साधना में सफल हुए, समाधि की स्थिति को पाए। समाधि में वो कहे कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ, है ना। तो ज्ञान नहीं हुआ, फिर उसके आगे जो है उन्होंने संयम किया, संयम में उन्हें जो है सह अस्तित्व रूप में अस्तित्व समझ में आया। और फिर उसको उन्होंने स्वयं को जीने में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, और जो उनको समझ में आया उसको मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, हर वर्ष बाबा जी अमरकंटक में अनुभव शिविर लगाते रहे। अनुभव शिविर का आशय ये है कि अनुभव को सुना जाए, अनुभव का सत्यापन को सुना जाए। तो जो अनुभव किया है, ताकि दूसरे उसको जांच सकें। तो एक प्रकार से ये समझदारी की घोषणा करने का दिवस है। 2006 से मैं इस प्रक्रिया को देखता रहा, और 3-4 बार मेरा वहाँ पर जाकर भी मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें पहले बाबा जी एक बात को रखते थे, और फिर उसके बाद में सब लोगों को, जो भी वहाँ पर उपस्थित होते थे, उनसे अ, ये अपेक्षा रखते थे कि वो बताएं उनको क्या समझ में आया है और क्या चीज अ, मतलब वो कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बहुत अच्छी बात एक इस वाले पूरे प्रोसेस में ये है कि यहाँ पे कोई भी ना इस शिक्षा की, इस अध्ययन की कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है कि कोई हमें सर्टिफिकेट दे कि हम समझ गए हैं। ऐसा नहीं है, हम स्वयं ही सत्यापित करते हैं कि हमको क्या समझ में आया है, हमको समझ में आया है या नहीं आया है। तो अनुभव का जो व्यक्ति सत्यापन करता है, उसको उसके ऊपर शंका नहीं करनी है, ऐसा बाबा जी कहते थे कि हाँ, वो जो अनुभव का सत्यापन किया है उसको ऐसा ही स्वीकारा जाए। और फिर उस वो व्यक्ति स्वयं को, उसको अब दूसरे व्यक्ति जांच सकते हैं, जो अपना सत्यापन किया है वही दूसरे के परीक्षण का आधार बनता है। और अध्ययन में परीक्षण एक महत्वपूर्ण भाग है। तो सर्वेक्षण होता है, स्वयं का निरीक्षण होता है, और साथ में अध्यापक का परीक्षण होता है। तो एक अनुभव शिविर में बाबा जी अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किए थे कि मैं स्वयं को और अपने कथन को जांचने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो जो प्रमाण है उसी को जांचा जाता है ना, प्रमाण को जांच के फिर वो बेसिकली दूसरे के अध्ययन का आधार होता है।
तो इस प्रकार से अनुभव शिविर का आयोजन होता था। बाबा जी इस तरह से बताते थे कि शुरू के समय में लोग इस में आते थे तो इस तरह से बात को रखते थे कि हम आपके साथ में कैसे मिले, कैसे संयोग हो गया, इस तरीके से बात को रखते थे। और वो इस बात पे काफी खुश थे कि आज लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमको आपकी बात समझ में आई है और हम इसको जीने में ला रहे हैं। तो एक दृष्टि से हम देखते हैं तो लगता है कि इतने वर्ष हो गए, 30-40 वर्ष हो गए, और दूसरा व्यक्ति अनुभव नहीं किया, और ये व्यक्ति जो है अभी भी अपने। अच्छा, मेरी आवाज धीरे आ रही है। अ, रमाशंकर भैया, मेरी आवाज, कोई नहीं मैसेज था या यहाँ नहीं पे? भैया, आवाज तो बहुत आवाज तो क्लियर है भैया। अच्छा, बताइए। ठीक है, एक मैसेज था कि आवाज धीरे आ रही है। ओके। ओके। तो एज्यूम करते हैं कि ठीक है सब। जी भैया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कि अनुभव जो किया है उसके सत्यापन को सुनने के लिए अनुभव शिविर है, और जो अनुभव किया है उसको दूसरे जांच सकते हैं, और वही परीक्षण का आधार बनता है, और उसी परीक्षण को करके दूसरे व्यक्ति अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक बात जो बाबा जी जो, हाँ हाँ, ये बात जो मैं कह रहा था कि उनकी एक मतलब एक आशावादिता नजर आती थी कि पहले लोग इस प्रकार से बात को रखते थे कि हम आपको कैसे मिल गए, है ना, अपने सौभाग्य को बताते थे और इस तरीके से एक आस्था का अभिव्यक्ति करते थे। फिर बाद में लोग इस प्रकार से बात को रखे कि हम आप हमको ये बात समझ में आई है, और हम इसको प्रमाणित करेंगे या प्रमाणित कर रहे हैं, आप हमको जांचिए, है ना। तो अनुभव जो व्यक्ति अनुभव का जो सत्यापन करता है उसको यथावत मानना ही होता है, और फिर उसको जांचने के बाद में अगर हम मतलब जो व्यक्ति सत्यापन किया है वो स्वयं अपने सत्यापन में कमी पाता है या अपने जीने में कमी पाता है, तो उसमें सुधार का वो स्वयं करता ही है, और दूसरे व्यक्ति भी उसकी ओर उसको ध्यानाकर्षण करा सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक्चुअली इसमें सुधार होता ही है। एक और बात जो बेसिकली बाबा जी जो कहते थे और जो परंपरा से भिन्न लगती है, वो ये थी कि वो कहते थे कि अनुभव को बताया जा सकता है, मतलब उसको भाषा में कहा जा सकता है, जबकि विगत परंपरा में ये कहा कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता। तो अब या तो विगत परंपरा सही है या बाबा जी सही है, या फिर अनुभव से जो विगत परंपरा का आशय है और अनुभव शब्द से जो बाबा जी का आशय है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये यही हमको समझ में आया कि विगत परंपरा का जो आशय अनुभव से है वो एक विचार शून्यता की स्थिति से है, जिसका अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है, जैसे समाधि, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति आदि। तो वो एक स्थिति है, समाधि की स्थिति को ही अनुभव विगत में कहा गया है। कि बाबा जी ने जो जिस चीज को अनुभव कहा है वो सह अस्तित्व में अनुभव को कहा है, जो कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति को अनुभव कहा है। अनुभव ही ज्ञान है, इस तरीके की बात को कहा। अनुभव को शरीर के द्वारा आचरण में लाया जा सकता है, भाषा में भी बताया जा सकता है, और शरीर के द्वारा आचरण में भी लाया जा सकता है। ये एक सत्यापन किया। अनुभव संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी शरीर द्वारा करता है वह उसके अनुभव से सूत्रित होता है। मतलब आहार, विहार, व्यवहार, जो कुछ भी वो शरीर के द्वारा करता है वो अनुभव से सूत्रित होता है। अब इसके बाद में हम जो है
दूसरा व्यक्ति कैसे अनुभव करे, ये वाली एक प्रश्न बनता है। ये जो आचरण से जो ऐसा अनुभव संपन्न व्यक्ति जीता है, अनुभव संपन्न व्यक्ति का जो आचरण है वो एक निश्चित आचरण है जिसका नाम दिया मानवीयतापूर्ण आचरण। और ये मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो व्यवस्थित आचरण है और समग्र व्यवस्था में जीने का एक सूत्र बनता है। और क्योंकि आचरण जो है वो अकेले में नहीं होता, तो इसलिए ये अनुभव फैलता है। मतलब अनुभव का आचरण जो है परिवार से फैलता है, या आचरण की पहचान परिवार में ही होती है। इस तरीके से अनुभव से समग्र व्यवस्था का एक सूत्र हमको मिलता है, और वही बाबा जी ने दर्शन में लिखा है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम जो जो व्यक्ति अनुभव संपन्न नहीं है वो कैसे अनुभव तक पहुंचे। तो उसके लिए मतलब हम जो कुछ भी करते हैं शरीर के द्वारा वो अनुभव से सूत्रित कैसे हो। ये तो निश्चित है, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें जीवन का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसमें भी जीवन का इन्वॉल्वमेंट है, हम कुछ सोचते हैं उसमें भी जीवन का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो हम अभी आचरण के नाम पर जो कर रहे हैं वो अनुभव से कैसे सूत्रित हो। हम क्या करें या क्या ना करें और क्या ना करें जिससे हमारा बुद्धि जो है वो ड्राइविंग सीट में आ जाए और आत्मा से अनुशासित हमारा जीवन हो जाए। तो बेसिकली ये एक काम होता है। तो इसका सब उत्तर अगर देखें इसका कि हम क्या करें, इसका स्पष्ट उत्तर बाबा जी हमेशा यही कहे कि अध्ययन ही उसका उत्तर है। और अध्ययन के साथ जुड़ा है अभ्यास और अवधारणा। आगे इसमें एक बात बेसिकली पे मेरा ध्यान गया कि मानव जो कुछ भी बेसिकली इस दर्शन में ज्ञान को लेकर कुछ कहा गया है ना, ज्ञान को लेकर ही सब बात की है। और कहा मानव जो है वो ज्ञान के आधार पर ही सब कुछ करता है ना। तो इसी आधार पर मानव को ज्ञानावस्था की इकाई कहा। और साथ में कहा कि ज्ञान जो है ये 13 डिजिट्स में आता है, मतलब 13 रूप में करने के रूप में आता है। 4 विषय का ज्ञान, 5 संवेदनाओं का ज्ञान, 3 इष्णाओं का ज्ञान और उपकार का ज्ञान। अब ज्ञान क्या चीज है, ये इसको अपने को थोड़ा सा और इस पे पकड़ना होगा कि ज्ञान फंडामेंटली क्या चीज है। तो इस पे जिन चीज पे मेरा ध्यान गया, ये जो 4 विषय हैं है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, यहीं से शुरू करें। और 5 संवेदनाएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। क्या इनका ज्ञान हमको हुआ है? मतलब अगर ज्ञान की हम बेसिक शुरुआत करें तो क्या हमको इसका ज्ञान हुआ है? तो पता लगता है ज्ञान बहुत ही फंडामेंटल चीज है। हम शब्द को सुनते हैं, हमको वो मधुर लगता है, कृष्ण लगता है। गंध को सूंघते हैं, सुगंध है दुर्गंध है। रूप को देखते हैं, कुछ सुरूप दिखता है, कुरूप दिखता है। खट्टा मीठा चरपरा कड़वा रस के रूप में पहचान में आता है। तो ये संवेदनाओं को हम फंडामेंटली पहचान लेते हैं। मतलब एक बच्चा भी इनको पहचान ले रहा है, एक नवजात शिशु भी संवेदनाओं को पहचान ले रहा है। तो संवेदनाओं का ज्ञान जो है वो उनमें हो रहा है। संवेदनाओं का ज्ञान उनमें मूलतः हो रहा है। मतलब उसको सीखना नहीं पड़ता है कि स्पर्श को कैसे पहचाने। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। स्पर्श का ज्ञान हमको है, रस का ज्ञान हमको है।
संवेदनाओं के आधार पर हम विषयों को पहचानते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि जो विषय है, हम अपने परिवार, परिप्रेक्ष्य, इन सब के आधार पर सीखते हैं। तो फंडामेंटली हम संवेदनाओं से शुरू कर रहे हैं, संवेदनाओं से हम विषयों को पहचान रहे हैं। तो बाबा जी इस तरीके से देखे कि जीव और मानव में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, मूल अंतर क्या है। तो जीव जो है 4 विषयों को भोगते हुए दिखता है, और उसके अर्थ में उनमें 5 संवेदनाएं काम करते रहते हैं, जबकि मानव 5 संवेदनाओं के आधार पर विषयों को पहचानता है ना। तो इसको हम अपने में भी देख सकते हैं कि हमने जो है संवेदनाओं को हमारे बाय डिफॉल्ट हम पहचान पा रहे थे, और उसके बाद हम खाना, है ना, सोना, ये सब चीजें हम सीखे हैं। तो ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो ज्ञान के आधार पर ही कर रहे हैं। तो हम बेसिक ज्ञान जो हमारे पास में अवेलेबल है, हमारा डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो संवेदना का ज्ञान है, और फिर हम विषयों के ज्ञान को पहचान रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है जानवरों और मानव में, कि जानवर जो हैं वो विषयों को भोगते हुए दिख रहे हैं, और उसमें उसके लिए उनमें संवेदनाएं काम करते हुए दिख रहे हैं। वो संवेदनाओं का ज्ञान के आधार पर विषयों को नहीं कर रहे हैं, हम संवेदनाओं के ज्ञान के आधार पर विषयों को कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जहां से मध्यस्थ दर्शन मानव को ज्ञानावस्था में पहचान रहा है। अब इस तरीके से जब सोचते हैं कि ये जो 3 ऐषणाओं का ज्ञान और एक उपकार का ज्ञान अभी तक जो मानव जाति ने सोचा है, उससे निकल नहीं पाया है। 3 ऐषणाओं का ज्ञान और उपकार का ज्ञान, यही विकसित चेतना का ज्ञान है। यही मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना का ज्ञान है। तो ये विकसित चेतना का ज्ञान जो है वो संवेदना के ज्ञान के आधार पर नहीं निकल पाया है। तो हम देखें तो आदर्शवादी विधि से जो कुछ भी सोचा गया और भौतिकवादी विधि से जो कुछ भी सोचा गया, वो इस संवेदना के ज्ञान से आगे फिर कुछ डेवलप हुआ है। जैसे संवेदना से मन मन जो है वो संवेदना को पहचानता है। जो संवेदनाएं हुई, कोई पहचान हुई, उनका मूल्यांकन वृत्ति करती है और उसमें एक क्रम को बैठाती है। इस तरीके से वृत्ति के द्वारा टाइम और स्पेस की पहचान होती है, क्योंकि वो क्रम को बैठा दे रही है, कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई। सूर्य पहले क्षितिज पे था, अब ऊपर आ गया। इन दोनों का डिफरेंस को पहचानने वाला वृत्ति है, इनके संवेदना को पहचानने वाला मन है। तो इस तरीके से जो कुछ भी विचार हुआ है ना, उसके द्वारा हमने टाइम एंड स्पेस को पहचाना है और अनेक प्रकार की कार्य विधियों को पहचान लिया है। साथ ही में प्रतीकों की पहचान हुई है, भाषा की पहचान हुई है। भाषा की पहचान के लिए चित्त का योग आवश्यक है। तो ये जो है ये आदर्शवादी विधि से हुआ है कि सभी मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनके अर्थ में भाषा की पहचान। तो आदि मानव से जब मानव ने शुरू किया है, तो जिस समय उसने भाषा की आरंभिक पहचान की है, तब हिस्टोरिकली हम देखते हैं जो भी मानव के जो स्टडी की गई है, उसको लेकर ये पता लगता है कि आदमी की प्रगति के अंदर कई गुना गति हो गई जब भाषा की पहचान उसने कर ली। तो इस प्रकार से मानव ने जब भाषा की पहचान कर ली, तो उसका एक प्रगति जो है वो एक कई गुना हो गई। एक उसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं भौतिकवादी विधि से
टाइम और स्पेस और नापने और तौलने की विधियों का पहचान किया गया और संवेदनाओं की अनुकूलता को की निरंतरता बनाने के अर्थ में प्रयास हुआ। आदर्शवादी विधि में ये पहचान लिया गया कि संवेदना मानव को सुख चाहिए और सुख संवेदनाओं में नहीं है, संवेदनाओं में सुख की निरंतरता नहीं है, सुख कहीं और है ना। सुख कहीं और है, इसको लेकर उन्होंने अनुसंधान किए, प्रयास किए और ऐसे में भक्ति और विरक्ति के मॉडल को विकसित किया, साधना पद्धतियों को विकसित किया, स्वयं को संवेदनाओं से डिटैच करने का एक प्रोसेस, अपने आप को विरक्त करने का प्रोसेस को, एक सिस्टेमैटिक प्रोसेस को डेवलप किया। ये जो है अंत में जाकर समाधि तक पहुंचा। तो समाधि तक पहुंचने की अनेक विधियों को विकसित किया गया। इन विधियों से समाधि तक पहुंचे और समाधि की जो स्थिति है वो सुख दुख से परे की स्थिति बताया गया। उस समाधि की स्थिति को ज्ञान अवश्य कहा गया, लेकिन जिस तरीके से बाबा जी ने ज्ञान को परिभाषित किया, उस ज्ञान की परिभाषा में समाधि की स्थिति नहीं आ पाई। बाबा जी ने इसको कहा कि ज्ञान वो है जिसको हम समझ भी सकें और समझा भी सकें। जैसे 5 संवेदनाओं को हम समझ सकते हैं, हम पहचान सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं। जैसे हम गुड़ खाए तो वो मीठा है, हम ये चीज दूसरे को भी बता सकते हैं। गुड़ खाता है, वो भी गुड़ खाता है, उसको मीठा ही लगता है। उसी तरीके से 4 विषयों का क्रियाकलाप वो हम अपने में वो करते हैं और वो पहचानते हैं और दूसरे को वो भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि ये क्या क्रिया है। हम खाना खाना कैसे खाते हैं, खाना कहाँ से उपार्जित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 4 विषयों के ज्ञान और 5 संवेदनाओं के ज्ञान के आधार पर मानव ने सोचा और अपने सोच विचार को विकसित किया और कुछ चीजें मानव को ज्ञात हो गई उसके आधार पर, लेकिन कुछ फिर भी अज्ञात बना रहा। तो ये एक डिफरेंस जो है, आदर्शवादी विधि से हो या भौतिकवादी विधि से हो, कुछ चीजें हम मानव के ज्ञात हो गई और कुछ चीजें अज्ञात रही। तो हम इस तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए संवेदनाओं में सुख भासता है, ये वाली बात हमको ज्ञात हो गई, लेकिन सुख की निरंतरता क्या से कैसे हो ये अज्ञात रह गया। मानव व्यवहार करता है, ये ज्ञात हो गया, लेकिन व्यवहार का परिसीमन क्या है, मतलब क्या व्यवहार करने से क्या होगा, इसके कॉज एंड इफेक्ट को हम पूरा एनालाइज नहीं कर पाए। इस तरीके से देखते हैं तो मानव की हर जो भी गतिविधि रही हो, चाहे उसने कितने भी प्रकार से सोचा हो, वो कहीं इसेंशियल जगह पर आकर काली दीवार के आगे खड़ा हो गया। वहां कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए। तो इस जगह पर बेसिकली बाबा जी ज्ञान को रख रहे हैं कि ज्ञान जो है, जो अनुभव ज्ञान जो है, 3 ऐषणाओं और 5 और उपकार का जो ज्ञान है, वो अनुभव ज्ञान है। वो ऐसा ही फंडामेंटल ज्ञान है जैसे कि संवेदनाओं और विषयों का ज्ञान है। और वो ज्ञान जो है वो अनुभव अध्ययन विधि से हम उसको हासिल करते हैं। वो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है, वो हमारा ही एक, मतलब एक सहज स्थिति बन जाता है अनुभव मूलक विधि से। तो ये बेसिकली एक बात थी। तो अब अध्ययन विधि में हम लोगों ने कई तरीके से हमने इस बात को सुना ही है कि किस सत्ता की निरपेक्षता के बारे में बताया है और प्रकृति की सापेक्षता के बारे में बताया है। प्रकृति सापेक्ष है और हम भी प्रकृति का अंग हैं और इसलिए प्रकृति की सापेक्षता में हम हैं ही। सापेक्षता अपने आप में कोई नकारात्मक चीज नहीं है। जैसे परिवार में एक माता है और एक पुत्र है,
माता और पुत्र जो है ये एक परस्पर सापेक्ष है ही। माता की पहचान तभी हो रही है जब पुत्र की पहचान हो रही है। पुत्र है, पुत्र पुत्र के आधार पर माता का, माता शब्द का भी नाम है, अदरवाइज उसका नाम माता भी नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से प्रकृति की हर इकाई जो है उसका अस्तित्व जो है दूसरे से पर निर्भर है। जैसे दर्शन में भी हमको एक सूत्र मिलता ही है अध्याय 10 में कि जिस वस्तु का अस्तित्व जो है दूसरे के बगैर सिद्ध ना हो उसकी सापेक्ष संज्ञा है। तो इस प्रकार से प्रकृति की सापेक्षता को हम, बाबा जी ने पहचाना है, लेकिन ये कहा ये सब पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं। और ये जो पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित हैं, इस रूप में हम प्रकृति को व्यवस्था के स्वरूप में उन्होंने पहचाना कि इस प्रकार से ये आपस में संबंधित हैं और एक व्यवस्था को सूत्रित कर रहे हैं। तो सत्ता अपने आप में मध्यस्थ है और प्रकृति में मध्यस्थ क्रिया का वैभव है। इस रूप में मध्यस्थ दर्शन को उन्होंने बेसिकली रखा है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, बाबा जी ने क्या चीज को जोड़ा है, तो ये दिखाई देता है कि एक तो उन्होंने जीवन ज्ञान को जोड़ा है, जड़ और चैतन्य के भेद को स्पष्ट किया है। दूसरा जो है, उन्होंने चैतन्य में भ्रम और जागृति के भेद को स्पष्ट किया है ना। ये चीज परंपरा से छुटी हुई थी। जड़ और चैतन्य के भेद को अध्ययन गम्य करा देना और भ्रम और जागृति के भेद को अध्ययन गम्य करा देना, ये एक दोनों चीज परंपरा में छुटी हुई थी। तीसरी चीज जो उन्होंने फंडामेंटली की है कि अगर जीवन जागृत हो जाता है, अगर मानव जागृत हो जाता है, तो ऐसा व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, ऐसे आचरण का क्या स्वरूप होगा, उसको उन्होंने बताया है। तो अगर हम दर्शन को देखें, इन तीन जगह पर खड़ा हुआ है। जीवन और जड़ और चैतन्य के भेद, भ्रम और जागृति के भेद, और जागृति पूर्णता की या मानवीयता पूर्ण आचरण की व्याख्या। जीवन ज्ञान और सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान के आधार पर मानव जो आचरण करेगा उसको मानवीयतापूर्ण आचरण कहा है। हम लोग जब बाबा जी से बात करते थे तो हम लोग, मतलब एटलीस्ट मैं अपनी तो ये सोचूं कि ऐसा अप्रोच रहता था कि वो जीवन ज्ञान के ऊपर ज्यादा बताएं, सहअस्तित्व की बारीकियों के बारे में ज्यादा बताएं, और मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण हम सोचते कि एक्चुअली ये तो हो ही जाएगा, ये तो मतलब नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। स्वधन स्वनारी स्वपुरुष क्या बड़ी बात है ना। और मतलब ये तो ये तो वो लगता था कि है ना, ये तो आफ्टर थॉट है। बट अगर हम देखें तो दर्शन में मानवीयतापूर्ण आचरण के ऊपर सर्वाधिक बात की गई है। और एक्चुअली धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि ये रूट टू फ्रूट की बात है। मानवीयतापूर्ण आचरण फ्रूट है और सत्ता में संपृक्तता और जीवन ज्ञान रूट है। हम पहले रूट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उससे बात बनती नहीं है ना। हमको फ्रूट से रूट तक जाना आसान है, रूट से फ्रूट की ओर जाना मुश्किल है। हम सोचें कि हमको पहले सब ज्ञान हो जाए और उसके बाद में हम आचरण कर लें, है ना, ये होता नहीं है। सहज विधि ये है कि हम आचरण को अपनाते हैं और उससे उसके ज्ञान तक पहुंचते हैं। सहज भी अगर हम तरीका को भी देखें तो हमारे जीवन की ऐसी पात्रता कैसे बनेगी कि वो जीवन, वो जो है अ, अनुभव को धारण कर सके। तो एक बार बाबा जी से मैंने ये पूछा कि क्या चीज पहले होगी,
मुझे पहले ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद मेरी निरर्थकताएं छटेंगी, या मेरी निरर्थकताएं छटेंगी तो मुझे ज्ञान होगा? तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि कोई सही चीज साफ जगह पे ही रखी जाती है। तो जो है, हमारी जो निरर्थकताओं को छटना ही होगा। तो अध्ययन क्रम में हम जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अपने आचरण के ऊपर ध्यान जाता है, उसी से ही हमारा जो है मानसिकता या आशा, विचार और इच्छा जो है तदाकार होती है, और बुद्धि के अलाइनमेंट में चित्त वृत्ति और मन और उससे जुड़ा हुआ व्यवहार हो पाता है, जिससे साक्षात्कार का क्रम बेसिकली सजता है। मुझे लगता है इस ग्रुप में मैं जितना सुनता रहा हूँ, अ, आप लोग काफी कुछ, मतलब चीजों को बहुत गंभीरता से कर चुके हैं, और सभी दर्शन के कॉन्सेप्ट्स को लेकर जितना मैं पढ़ा हूँ वो सब आप पढ़ ही चुके हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। आगे अगर कुछ चर्चा के रूप में हो तो ज्यादा उसमें अपन बात कर सकते हैं। हाँ जी भैया। जी भैया, गहराई से पढ़ना और उसके प्रमाण को देखें तो उसका संतोष नहीं आना, तो ये भी परिलक्षित करता है भैया कि हम आपको और अधिक सुनना चाहते हैं। हालांकि अब तक जितनी बातें हुई हैं उसमें कुछ और जानने की इच्छा हमें हो रही है। एक बार मैं हम्म। सबसे पहले पूछ लेता हूँ कि किन्हीं की का कोई प्रश्न हो तो वे रखें, फिर मैं अपनी भी बात कर सकता हूँ भैया। जी। जी। तो उपस्थित सभी भैया दीदी से निवेदन है कि कोई प्रश्न अगर आपको देखने में आ रहा है तो कृपया आप रखें, खुद से अनम्यूट करके रख सकते हैं। भैया, आवाज आ रही है भैया? जी भैया। जी भैया। भैया, ये जो ज्ञान 13 डिजिट में है जिसकी चर्चा होती है, तो वो जो 4 विषय है, 5 संवेदना है और 3 येषणा, फिर ऊपर तो सबका ज्ञान होना है। जैसे अभी आहार, निद्रा, भय और प्रजनन का है, तो अभी जो है ये ज्ञान के रूप में तो नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? विषय को, संवेदना को देखना तो मुझे लगता है कि यहीं से होगा। तो इसको और स्पष्टता से देखने के लिए थोड़ा सा क्लियरेंस भी यहीं से शुरू करें कि हम 4 विषय को भी ठीक से देखें। संवेदना है लेकिन संवेदना को देख नहीं पाते हैं, तो ये देखने का क्रम यहाँ से कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा सा भी स्पष्ट होना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान की पूर्णता तो सहअस्तित्व में अनुभव ही है, लेकिन हम सामान्य अर्थों में संवेदनाओं को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, इस जगह पे पहले आया जाए। और क्या हम जो संवेदना को पहचाने, दूसरे को भी पहचान करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? संवेदना में ज्ञान क्या इससे ज्यादा कुछ अधिक होगा, या मतलब यही संवेदना का ज्ञान है? हमको कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा ना, कि हम जो समझ रहे हैं वो हमको समझ में आ भी रहा है। तो जैसे मतलब हम बहुत ही फंडामेंटल बात कर रहे हैं। क्या हमको सूंघने में चीजें आती हैं? क्या हमको चखने में चीजें आती हैं? क्या हमको सुनने में चीजें आती हैं? यही बात है ना? तो संवेदना का ज्ञान हम में होता है, ये हमको ज्ञात है। इस जगह पे तो रखना पड़ेगा ना अपने आप को, कहीं तो हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से जो ये विषयों का ज्ञान है, हम ये विषयों को कर पाते हैं, हम खाना खा पाते हैं, है ना? ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल के ऊपर, क्या हम खाना खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं? तो एटलीस्ट उस लेवल का ज्ञान हमारे पास में है। इसको इतना ही रखें। अब इसके आगे हमने इसके ऊपर विचार शुरू किया है ना? विचार शुरू किया है, चित्रण शुरू किया है, और कई चीजों को मानव ने अपने इतिहास में पहचाना है, और उनके स्ट्रक्चर्स को विकसित किया है, उनकी समाज की विधियों को विकसित किया है। वो एक बात हो गई।
बट फंडामेंटली कहाँ से आदमी शुरू कर रहा है वो तो हमको पहचानना ही पड़ेगा, और वो हमारे अंदर पहचान मौजूद है। संवेदनाओं का ज्ञान और विषयों का ज्ञान हमारे पास में है, और इसके आधार पर हुए विचार और कुछ चीजों के आधार पर हमने कुछ चीजों को पहचाना भी है, और वो परंपरा के अंदर आ भी गई हैं। कई स्किल्स जो हैं, कई कार्य ज्ञान जो हैं, वो हम लोगों को परंपरा में मौजूद हैं। हम में से कई स्किल्स को हम लोग जानते हैं, उनको कर लेते हैं, हम उनको सिखा भी देते हैं। तो इस जगह में भी हमको पकड़ना पड़ेगा कि हम कार्य ज्ञान हमारे पास में आ चुका है, हम बहुत सारे कार्यों को कर लेते हैं और करा लेते हैं, सीख लेते हैं और सिखा देते हैं। इसेंशियल रूप में या सार रूप में ज्ञान हमको इन सभी जगह पे जो भी कुछ सोचा गया है, किया गया है, वहीं कहीं जाके आकर वो अटक गया है ना। वो चीज को हमको पहचानना होगा कि क्या चीज हमको ज्ञात है और क्या चीज हमको अज्ञात है। इस जगह को रखे बगैर हम अध्ययन नहीं कर सकते। ये पकड़ना ही पड़ेगा कि हमको ये चीज ज्ञात है और ये चीज हमको ज्ञात करनी है। ज्ञात और अज्ञात का डिफरेंस हम करते हैं, तब हम अपने आप को रख पाएंगे ना कि हम यहाँ से यहाँ के लिए हमको प्रयास करना है। जी भैया, यहाँ तक तो ठीक है भैया। जैसे हम विषय की बात करें तो हम्म। आहार लेना आता है, हम्म। लेकिन आहार हमारे शरीर के पोषण के लिए अनुकूल है, ये अभी तक नहीं आता। तो हाँ, ये डिफरेंसेस जानना भी जरूरी है। इसको बिल्कुल। कैसे तो इसको कैसे हाँ, तो देखेंगे? अब देखेंगे तो आहार हमारे को आता है, करना आता है। भूख लगती है, भूख को मिटाना हमको आता है। लेकिन क्या चीज मानवीय आहार हो, क्या चीज पुष्ट हो, इसके बारे ये अज्ञात है। तो ज्ञान को हम कहाँ पर रखेंगे? ज्ञान को हम पहले तो रखेंगे कि आहार हम करते हैं, ये ज्ञान है, ये आहार विषय का ज्ञान है। इसको इतना ही रखें। संवेदनाओं को हम पहचान सकते हैं, ये संवेदना का ज्ञान है। ये चीज को हम बेस बनाकर रखते हैं। अब इसके बाद में इससे अधिक का ज्ञान जो है कि ये इसका विश्लेषण हो सके और ये हमको स्वीकृत हो सके कि यही मानवीय आहार है, ये चीज होना बाकी है। तो ज्ञात क्या हुआ? आहार मानव करता है, हम आहार कर सकते हैं, हम आहार को उपजा भी सकते हैं, और हम आहार को मतलब वितरित भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आहार को इस सीमा तक पहचाना है। लेकिन आहार का जो अ, मानवीयता का जो पक्ष है वो अज्ञात है। तो ज्ञात और अज्ञात का हमको डिफरेंस करना पड़ेगा ना। जी भैया। जी भैया, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एक तो कार्य ज्ञान होना और हम्म। कार्य ज्ञान से निरपेक्ष ज्ञान तक की जो यात्रा है वो हाँ, इसी में छुपा हुआ है, कार्य ज्ञान से कि बिल्कुल। कुछ हम जान रहे हैं और कुछ नहीं जान रहे। हाँ, जी। बिल्कुल। तो हमको बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा। देखिए, हम इस बात को भी पहचान लें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जीवन का इन्वॉल्वमेंट है ना। मन का इन्वॉल्वमेंट है, विचार का इन्वॉल्वमेंट है, इच्छा का इन्वॉल्वमेंट है। तो जीवन इंगेज्ड है। इच्छा तंत्रित जीवन आज के समय में ही है ना। और जो कुछ भी चित्रण में घट रहा है उसका दृष्टा बुद्धि बना हुआ है और उसका साक्षी आत्मा बना हुआ है। तो जो भी रॉ मटेरियल हमको चाहिए अनुभव के लिए वो हमारे पास में आज की तारीख में उपलब्ध है। बुद्धि हमेशा चित्त का दृष्टा बना हुआ है। वो बुद्धि हमेशा चित्त का दृष्टा बना हुआ है। जागृति क्रम में मानव ने जो भी सार्थकता की ओर गति की है, अगर हम देखें तो इस दर्शन के अनुसार मानव जाति जब से धरती पर प्रकट हुआ है तब से आज तक उसकी पहचान जागृति क्रम में है। तो जागृति क्रम में जो कुछ भी मानव की एज ए इंडिविजुअल जीवन या कलेक्टिवली जो गति हुई है वो बुद्धि के
दृष्टा रही है उसका, और आत्मा उसकी साक्षी रही है। तो सार्थकता की ओर सारी जो गति रही है वो जागृति क्रम को ही माना जाए। और इसके साथ में बुद्धि का विकास हुआ ही है, चित्त वृत्ति और मन का विकास हुआ ही है। उसी के अगली कड़ी के रूप में हम यहाँ पर पहचान रहे हैं कि कुछ भाग जो है वो अज्ञात रह गया है, कुछ भाग ज्ञात हुआ है। और लेकिन वो भाग जो अज्ञात रह गया है उसके कारण जो चीज हमको ज्ञात भी हुई है उसके अंदर भी हमको तृप्ति नहीं। तो इस तरीके से हम विगत से आगे कैसे बढ़ें इसको पहचानने की आवश्यकता है। क्या चीज हमको ज्ञात हो गया है, क्या चीज हमको अज्ञात है, क्या चीज नोन है, क्या चीज अननोन है। ये मार्क आउट होने से पहले अध्ययन हम कैसे करेंगे, हम किस चीज को समझना चाह रहे हैं, क्या चीज हमको पता है, क्या चीज हमको पता नहीं है, है ना। और फिर पता कैसे होगी, उसका क्या तरीका होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये चीज हमको सेट होना होगा, नहीं तो कैसे बात बनेगी भैया। जी भैया। जी नमस्ते भैया। नमस्ते संदीप भैया। हाँ, भैया ये अभी आपने कहा पता कितना है और फिर क्या पता नहीं है, ये स्पष्ट हो जाने से जो पता नहीं है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए प्रेरित होते हैं, चेष्टा करते हैं। जी ऐसे में जो आपका प्रश्न था भैया, साधन भैया जी से जो आपने कहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सार्थक दिशा में मानव जाति बढ़ रही है, यानी बुद्धि चित्त को पहचानते हुए सार्थक चीजों को जो है मैं वर्धन कर रही है, ऐसा अभी के बात से समझूं तो फिर ये धरती बीमार क्यों हो रही है। इसके जवाब में जब भैया ने कहा कि आहार का नियंत्रण स्वधन से, यानी विषयों की पहचान से मानवीयता पूर्ण आचरण तक पहुंचने की बात, तो ये इसको कैसे आपने समझा भैया, थोड़ा खोल करके बताएं कि आहार पर नियंत्रण पहले करना है या स्वधन में पहले आना है तो आहार नियंत्रित होगा, या फिर यही रास्ता है जिससे आचरण तक पहुंचा जाए। तो इस गांठ को खोलिए भैया। भैया जैसे मैं इसको देखता हूँ कि मैं जागृति क्रम में आगे चलता रहा है, चार विषयों और संवेदनाओं की पहचान के साथ में, है ना। तीन ऐषणाओं और उपकार का ज्ञान अभी उसको हासिल नहीं हुआ, विकसित चेतना का ज्ञान जो है विकल्प स्वरूप में हासिल नहीं हुआ। उससे भी उसने कुछ जागृति क्रम की ओर गति की है, लेकिन उस विचारधाराओं के आधार पर जो कुछ भी सोचा जा रहा है उससे धरती बीमार हो गई, और मानव के रहने के ऊपर, मानव इस धरती पर बना रहेगा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो ये निश्चित है कि मानव की जागृति क्रम में आगे एक गति हुई है, एक इंडिविजुअल जीवन के रूप में भी और एक कलेक्टिव मानव जाति के रूप में भी। लेकिन इस विचारधारा के अंदर कुछ एक बेसिक फ्लॉ है, इन विचारधाराओं के अंदर बेसिक फ्लॉ है जिससे वह मानवीयतापूर्ण आचरण तक नहीं पहुंच पा रही। तो इसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है। उसी क्रम में बाबा जी ने ये अनुसंधान को पूर्वक हुई उपलब्धि को पहचाना है कि इस ज्ञान को हम अगर पहचानते हैं, इस मानवीयतापूर्ण आचरण का अगर हम अनुकरण करते हैं तो ये ज्ञान, इस ज्ञान को हम हासिल कर सकते हैं, ये ज्ञान हमारे अनुभव में आ सकता है। तो अब इसमें एक्चुअली शुरुआत जो है ये बहुत ही कई आयामों में एक साथ पहचानने में आएगा, क्योंकि मानव जो है वो बहुआयामी अभिव्यक्ति है। और हर जगह पर हम देखेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जीवन तंत्रित ही है, और ये किस प्रकार से अनुभव सूत्रित होता है इस तरफ हमारा ध्यान जाने लगे। ये हमारा ध्यान जाने लगता है तो धीरे धीरे हमारा आचरण जो है वो संयमित होने लगता है, भोगों में संयमता की बात आने लगती है, क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है,
इसका तर्क हमारे अंदर व्यवस्थित होने लगता है। तर्क व्यवस्थित होने के बाद में व्यवहारिक प्रक्रिया में हम जाते हैं कि क्या किस तरीके से हमको निर्णय हो जाता है कि ऐसा ही जीना सही है और किसी विधि से जीना सही नहीं है। उसके साथ में हम अपनी जो सापेक्षता है, अपनी जो परिस्थिति है, उसके साथ में संयोजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने जीने का डिजाइन बनाते हैं, उसमें क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे तो इसमें यही समझ में आता है कि हम सभी जो हैं इस दर्शन को अपनाने के क्रम में अलग अलग यथास्थितियों में पहुंचे हुए हैं, और उन यथास्थितियों से ही हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, संतुलन के साथ में, अपने परिवार के साथ में संबंधों को पहचानते हुए, सबको साथ में लेते हुए एक अग्रिमता के कदमों को पहचानने की आवश्यकता है। ये जो साधना है, ये एक्चुअली या अध्ययन को भी एक उपासना ही कहा है। ये जो है अ, क्या कहें इसको, मतलब इसको ना परिवार से अलग होकर, समाज से अलग होकर एक लेबोरेटरी के अंदर नहीं किया जा सकता कि हम अपने आचरण को, अपने आहार को किसी एक जगह पे बैठ के हम व्यवस्थित कर लेंगे तो हम अनुभव तक पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता। हमारी जो रियलिटी है वो हम जहाँ हैं उसके साथ में ही बनी हुई है। उससे, उसको काट के, उसको अलग करके हम कोई अपनी दूसरी रियलिटी बनाए और वहां पर अपना आचरण बन जाए, ऐसा मेरे को तो समझ में नहीं आता ना। बाबा जी के किसी निर्देश से ऐसा कुछ स्पष्ट होता है। तो जो चीज है प्राकृतिक विधि से, उसी में ही मानवीयतापूर्ण आचरण और संबंधों को पहचानने की आवश्यकता है, उसी के साथ हमारे अ, अग्रिम गति है। एक बार बाबा जी से मैं बात कर रहा था तो ऐसे बोले कि देखो हम कछुआ की चाल चल रहे हैं, है ना। तो मुझे बेसिकली लगा कि शायद ऐसा कह रहे हैं कि मुझे जो है कम समझ में आता है और मैं मतलब धीरे समझता हूँ, और अ, तो मैंने उनको अपने ही धृष्टता से कह दिया कि आप बताइए फिर हिरण की चाल से कौन चल रहा है, उसी को पूछ लेते हैं। तो तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कछुआ की चाल ही चला जाता है। तो बेसिकली ये जो हम जिस भी वातावरण में है, जिस भी परिस्थिति में है, वास्तविकता उससे भिन्न नहीं है, है ना। वास्तविकता कुछ और हो, और मतलब हमें कहीं जाकर मिलेगा, ऐसा मुझको समझ में नहीं आता है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, अध्ययन के योग्य हैं, और वहां से ही हमारी आगे की गति है। अब वो चाहे आहार को लेकर हो, व्यवहार को लेकर हो, विहार को लेकर हो, हर एक चीज में हम अपने आप अपनी सार्थकता को जोड़ सकते हैं। बाबा जी का इसमें एक कहना होता था कि हमारी स्वीकृतियां ही हमारा वातावरण है। जैसे जैसे हमारी स्वीकृतियां बदलती हैं, हमारा वातावरण बदलने लगता है। मतलब जैसे हमारी स्वीकृतियां बदलती हैं, हमारे जिन लोगों के बीच में हम जाया करते थे, जो काम किया करते थे, ये सब चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। हम जैसे अगर हमारी स्वीकृति किसी चीज में, हमारे फ्रेंड्स का सर्कल बदल जाता है, किन चीजों में हमें अच्छा लगता है, कहाँ पे हम समय लगाते हैं, कहाँ पे समय नहीं लगाते हैं, ये सब चीजें बदलने लगती हैं। तो ये पता लगता है कि ये अ, एक ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्टिंग का है, बहुत ही एक इंसाइडियस तरीका है। स्लो शिफ्टिंग जैसे कैसे। हाँ, मेरे को भी ऐसा ही लगता है, बट बहुत ही पावरफुल शिफ्टिंग है। अगर हम देखें तो ये ऐसा है कि अ, आंखों से वैसा नजर नहीं आ रहा है, बट उसका प्रभाव जो है वो अ, बहुत ही स्थायी और अ, सदा के लिए रहने वाला है। जी इतना भैया, मेरी तो तरफ से। यहीं यहीं पर वो अधीरता होती है। जैसे
छोटी सी बात है, मैंने वेजिटेरियन अपना लिया पहले, लेकिन मेरे परिवार, मेरी धर्मपत्नी या जो भी है, जो परिवार का अभ्यास रहा है, उससे वो नॉनवेज भी खाते हैं। अब ऐसे में ये इतना स्लो प्रोसेस है, वातावरण बनना जिसको कहते हैं, या अगले पीढ़ी में जाने वाली बात है। ये कई बार जो है ये धैर्य की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए। देखिए, बाबा जी तो यही बोलते थे कि अगर इसको लेकर पीड़ा बढ़ी है तो ये प्रयास सही दिशा में है। तो बेसिकली हम ये सब जो भी हमारे परिस्थितियां हैं साथ में हैं, इनको साथ में लेकर इन ही चलना होगा। और इनको काट कर अलग कर कर जागृति का कोई भी रास्ता नहीं है। दूसरी बात जो है, इस बात को भी बाबा जी रखते थे कि अगर हम मानवीयता पूर्ण विधि से जीते हैं तो हमारा कोई विरोध भी करता है क्या, तो ये पता लगता है कि उसका विरोध नहीं होता, धीरे धीरे उसकी सहमति बनने लगती है, फिर बाद में सहयोग जुटने लगता है। तो उसके साथ धैर्य तो आवश्यक है ही। और मुझे लगता है कि अगर हम सही डायरेक्शन में हमारा प्रयास होता है तो नियति विधि से अच्छे संयोग भी मिलने लगते हैं। और हमारी जो गति जो है, कई चीजें केवल हमारे प्रयास से नहीं हो रही हैं, कई संयोगों से भी होने लगती हैं। तो ऐसा मुझे समझ में आता है भैया। बहुत अच्छा भैया, धन्यवाद भैया। जी भैया, काफी सुंदर हुआ भैया। और किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो वे रख सकते हैं। हालांकि ये बात भैया बहुत स्पष्ट नहीं है, मुझे लगता है कि हो पाई कि स्वधन से आहार नियंत्रण की बात कैसे कही। कि फंडामेंटली अगर देखें तो आहार करते हैं, बट क्या आहार जो है अ, मेरा है और क्या मेरा नहीं है ना? क्या मतलब जैसे मान लो, सामाजिकता कैसे निर्धारित होगी, सामाजिकता बिना स्वधन के कैसे निर्धारित होगी? जैसे मुझे भी खाना है और दूसरे व्यक्ति को भी खाना है, और तो ये तो निर्णय होना पड़ेगा ना कि इस पेड़ के फल जो हैं वो मैं खाऊंगा, वो उस पेड़ का फल दूसरा खाएगा। तो ये निर्णय हो पाना बेसिकली आवश्यक हो जाता है। एक बार बाबा जी से इस तरह से बात हो रही थी कि बाबा जी आप बोलते हैं कि अपने पराये की दीवारें नहीं होनी चाहिए, पर साथ ही में आप स्वधन और परधन की बात करते हैं, तो ये अपना पराया हो गया कि नहीं हो गया? तो उन्होंने कहा ये जो बात कह रहे हैं इसमें हर परिवार स्वधन के साथ में जी सकता है। इस ज्ञान के आधार पर ऐसा आचरण जिससे हर परिवार स्वधन के आधार पर जी सकता है, हर परिवार स्वनारी स्वपुरुष के साथ में जी सकता है, तभी मानव में व्यवस्था हो सकती है। तो आहार जो है उसका नियंत्रण जो है वो स्वधन विधि से ही हो रहा है। बेसिकली हम वस्तु का संग्रह किस लिए कर रहे हैं? आहार एक लार्जर क्या कहें, एक ब्रैकेट है, उसके अंदर सभी कुछ आ रहा है कि हम क्या व्यवसाय कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। फाइनली धन से जुड़ा हुआ है आहार। इसलिए आहार जो है उसका नियंत्रण जो है वो स्वधन से जुड़ा है। आय हम किस लिए कर रहे हैं? भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, है ना, संरक्षण के लिए कर रहे हैं और समाज गति के लिए कर रहे हैं, ऐसा दर्शन से हमको निकल कर आ रहा है। तो स्वधन का नियंत्रण जो है वो आहार से जुड़ा है। तो मूल चीज को हमको पकड़ना ही पड़ेगा कि किस तरीके से चार विषय और पांच संवेदनाएं जो हैं, फाइनली जीने की जगह शरीर ही होगी, शरीर के साथ ही जिया जाएगा। और जब शरीर के साथ जिएंगे तो संवेदनाएं और विषय होंगे ही,
और संवेदनाएं और विषय का हमें ज्ञान है, लेकिन संवेदनाओं का नियंत्रण और विषय का सही स्वरूप हमारे पास में नहीं है। ये ज्ञान जो है, मतलब वो अज्ञात है। ये ज्ञात होने पर ये चीजें नियंत्रित हो रही हैं। इस तरीके से इस लिंक को हम बैठा सकते हैं। जी भैया, बहुत सुंदर। भैया अनुमति हो तो जो भ्रम में भी एक कहावत है कि ये सब मैं पापी पेट के लिए कर रहा हूँ, करते हैं अमानवीय कार्य। तो ये जी, ध्यान जाता है पेट कि को दोष दे देते हैं, एक्चुअली दोष जीवन का है। जी भाई। भैया एक प्रश्न बस, क्योंकि समय भी हो रहा है। जी। जैसे बताया कि आपने कि रूट से फ्रूट की यात्रा या फिर फ्रूट से रूट की यात्रा, और उसमें बाबा जी ने ये रखा कि साफ जगह पर ही सही जगह आती है। सही तो चीज साफ जगह पे ही रखी जाती है। देखिए, तो अब इसको हम किस मतलब इसके लिए हमारे पास क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए, और किस तरीके से हम फ्रूट और रूट के बीच को की कड़ी को जोड़ सकेंगे, इस पर थोड़ा। हम्म। देखिए, ये तो इसका ना न्यूमेरिकल चेक पॉइंट्स तो शायद नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है कि इतना प्रतिशत हो गया, इतना प्रतिशत बाकी है। ये वाला तो शायद बनता नहीं है। एक हम ब्रॉड रूप में कह सकते हैं कि हम जो है पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर हैं। और अ, हमारी जो निर्भरता है ज्ञान को लेकर, वो पहले की तुलना में हम ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। अ, व्यवहारिक तौर पे हम बात कर सकते हैं कि हम स्वायत्तता की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने सदुपयोग को हम पहचान रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम व्यवहारिक रूप में पहचान पाते हैं कि ये चीजें हम पहले नहीं कर पाते थे, या फिर पहले बहुत प्रयास लग रहा था, अब ये सहज है। या कुछ अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस हम ले ले रहे हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि हम एक कदम आगे बढ़ा दिए। पर उसका हम मात्रात्मक रूप में कह पाए कि हाँ, ये चीज हमको बोध हो चुकी है या अवधारणा बन चुकी है, इस चीज का साक्षात्कार हो गया है, मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। क्योंकि इस तरीके से टुकड़े नहीं किया जा सकता है, जो ज्ञान को टुकड़े नहीं किया जा सकता है। और ना ही हम इस तरीके से कह पाएंगे कि कोई यूनिवर्सल या सार्वभौम ऐसे 20 या 50 या 100 या 1000 स्टेजेस हैं अनुभव तक पहुंचने के। इतना ही समझ में आता है कि अ, इसका एक अपने ही परिस्थिति के अनुसार हम अपने क्रम को पहचानते हैं। लक्ष्य स्थिर रहता है, पर पड़ाव जो है वो हम अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार ही होते हैं। वो शायद यूनिफॉर्म होंगे नहीं। और अभी तक जो हमारे अपने साथियों के बीच में भी हम देखते हैं, वो उससे इसी बात की पुष्टि मिलती है कि हम ये नहीं कह पा रहे, कोई भी नहीं कह पा रहे कि ये चीज का हमको साक्षात्कार हो गया है, ये चीज का साक्षात्कार नहीं हुआ है, और ये चीज इस प्रकार से, ये साक्षात्कार मेरा इस जीने से जुड़ा है। ऐसा हम डायरेक्ट मैपिंग कर नहीं पाते हैं। तो या तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये है मैपिंग, और हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। दूसरा, ये संभव ही नहीं है। तो अभी तक तो मैं इस
थॉट के साथ में हूँ कि ऐसे इसको आ, मतलब काटा बांटा नहीं जा सकता, ऐसा मैं इसको मानता हूँ। आगे इसमें चेंज हो जाए तो हो जाए। जी भैया, जो बाबा जी ने बताया है कि साक्षात्कार क्रमिक है, हाँ। अवधारणा पूरी होने से फिर बुद्धि का प्रत्यावर्तन हो पाता है। तो अवधारणा में साक्षात्कार में जो क्रमिक रूप से हो रहा है उसकी हम्म, स्वीकृति बनती जाती है, जी। और अंतिमतः अवधारणा हो गई ऐसी स्वीकृति होती है। हाँ। अर्थात अवधारणा एक पॉइंट है, लेकिन साक्षात्कार क्रमिक है, इस कारण से इसके अनेक पॉइंट्स हैं। ऐसा इसको देखना ठीक रहेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ऐसा ही। एक बार बाबा जी के साथ में एक चादर पर बैठे हुए थे, तो वो बोले कि देखो ये पूरी चादर है, ये मान लो ये पूरा समझने की वस्तु है। तो इस पे जो चादर पे ये भी, इधर इधर भी उंगली लगाए, ये भी हमको समझना है, वो भी समझना है। ये सारी चीजें समझ के जुड़ती हैं एक चादर के रूप में ही। तो ये पूरा जो है हमको समझ में आता है, ये इसका मतलब ये हमारा अवधारणा बना। तो ये सहअस्तित्व में जाके सूत्रित हुआ। तो इस तरीके से सब कुछ जो है वो सहअस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और एक एक को हम समझते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा था। जी भैया, बहुत सुंदर हो गया। समय तो हो रहा है भैया, एक बार और जी। सभी से पूछ लेता हूँ, कोई प्रश्न है तो वे बता सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते प्रमोद भाई। जी भैया, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बता रहे थे कि मुझे क्या पता है और क्या पता नहीं है, तो भैया इसको कैसे हम जांचे कि मुझे ये पता है और ये पता नहीं है? क्योंकि अभी दर्शन को पढ़ने के क्रम में बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस दर्शन को समझने के लिए हमको दूसरा दर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा आप किस प्रकार से देखते हैं, थोड़ा बताइएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसको बहुत ही फंडामेंटल तरीके से हम इसको देख सकते हैं, है ना। बहुत ही, जो चीज हमारे साथ में हो रही है वहां से हम इसको पहचान सकते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि दर्शन को समझने के लिए हमको दूसरे दर्शनों को पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन हम जब इसको पढ़ने के बाद में हम दूसरी विचारधारा या उसको पढ़ते हैं, तो उसका सही प्लेसमेंट अवश्य कर पाते हैं। तो इस इतना इतना जरूर होता है। क्या चीज हमको ज्ञात है, क्या चीज अज्ञात है, ये वाले एक्चुअली बहुत ही फंडामेंटल से ही क्वेश्चन है ना। मतलब और वो हमारे से जुड़े हुए ही हैं। जैसे हम व्यवहार करते हैं, ये हमको ज्ञात है ना। हम करते ही हैं व्यवहार, है ना। हमारे कुछ संबंध हैं, उनमें हम व्यवहार करते हैं, तो वो ज्ञात है हमको। लेकिन ये व्यवहार क्या करने से क्या हो जाएगा, इसका हमको पूरा ज्ञात नहीं है। वो हमको ज्ञात नहीं है। जैसे एक शादी होकर एक बहू आती है, उसको शुरुआत के समय में किसी ने कुछ कह दिया या कुछ बात हो गई, जिंदगी भर का उसका व्यवहार उससे प्रभावित हो जाता है ना। तो ये क्या, इसको आप किसी भी फिजिक्स या केमिस्ट्री से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ये व्यवहार से बेसिकली हम उसकी क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, इसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना। क्यों झगड़ा हो जाता है और क्यों, कैसे फिर हम ठीक हो जाता है, ये सब चीजें व्यवहार के मुद्दे हैं। तो ये बेसिकली हमको ज्ञात है, हम व्यवहार करते हैं, पर व्यवहार की सीमा क्या है, ये कैसे काम करता है, ये अज्ञात है। हम व्यवसाय करते ही हैं, हम कुछ काम करते ही हैं, लेकिन
ये सब हमको पैसों के बिजनेस के अंदर जो है पूरी लाभ मानसिकता में ग्रस्त है। तो ये हमको दिखता है कि हम व्यवसाय करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, कुछ विनिमय करते हैं, लेकिन ये विनिमय लाभ मानसिकता से भिन्न कैसे हो, ये हमको अज्ञात है। इसकी व्यवस्था कैसे हो, ये हमको अज्ञात है। इस तरीके से हम ज्ञात और अज्ञात को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सोचेंगे और धीरे धीरे अपने विचार को व्यवस्थित करेंगे, और हमारी आज की स्थिति से इससे हमसे कैसे जुड़ता है उसको पहचानेंगे। ऐसा मुझको लगता है, मुझे लगता है ये गूढ़ चीज नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, बहुत सुंदर। आज की चर्चा काफी सार्थक रही है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी बिंदुओं पर हम लोगों का ध्यान जा पाया। जैसा कि एक तो बाबा जी की जो जीवन यात्रा रही, उस पर भी एक नज़र जा पाई है कि वे किस प्रकार से चालित देखे जाते हैं। कि जहाँ वे ऐसे परिवार में या ऐसे परिवेश में आए जहाँ बहुत सारी बातें थी, लेकिन उन बातों की सार्थकता को वो नहीं पहचान देख नहीं पाए, जिसके कारण उनकी गति जो है इस दिशा में आगे बढ़ी। एक अनुसंधान और बाकी, और वह अनुसंधान भी हमारे समक्ष है। अब मानव जाति के समक्ष वस्तु आ गई, अर्थात हमारे समक्ष वस्तु आ गई। यहाँ तक हम कैसे जा सकें, यह भी एक बड़ा सा जो है प्रश्न, या फिर एक बड़ी यात्रा स्पष्ट होती है। और उस यात्रा को भी पूरा करने में हम हमारी क्षमता है, ऐसा भी हमें भास होता है। और इसके कारण ही हम आज इस समय बने हुए भी हैं। तो जी। इसके लिए क्या क्रम होगा और कैसे होगा, इन सब पर भी काफी बढ़िया ध्यान आकर्षण आपके द्वारा हम सबके लिए हुआ है भैया। यह निश्चित ही इसको हम पुनः सुने, और सुनकर एक इसका अगर मनन करते हैं, हमारे लिए हमारी आज तक के प्रयास में एक गुणात्मक वृद्धि का कार्य करेगा, ऐसा हमें लगता है भी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अ, समय तो हो रहा है, एक बार पुनः मैं पूछ लेता हूँ, किन्हीं से कोई प्रश्न हो तो अभी रख सकते हैं, अन्यथा फिर अगले संडे को पुनः संभव है सावधान भैया हमारे बीच आ जाएंगे, और मानवीय संविधान को हम आगे बढ़ाएंगे भैया। सभी को बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे और मुझे अ, सुना ध्यान से। बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। धन्यवाद। ठीक, सादर प्रणाम धन्यवाद भैया। भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया।